भारतीय इतिहास में ना कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन मौर्य साम्राज्य ये सच में इस उपमहाद्वीप की पहली महाशक्ति था जिसने सबको एक सूत्र में पिरोया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे इस विशाल साम्राज्य का उदय और फिर उसका पतन पूरी तरह से इसके शासकों की बदलती विचारधाराओं पर टिका था। ग्रीस से लेकर श्रीलंका तक फैले इस अंपायर की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है, जहां एक तरफ हमें अर्थशास्त्र की कठोर नीतियां देखने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ पूर्ण अहिंसा का मार्ग। तो चलिए इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसे इन अहम हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले साम्राज्य की नींव, फिर बिंदुसार की कूटनीति, उसके बाद अशोक का वो बड़ा वैचारिक बदलाव, धम्म का प्रशासन और आखिर में इसका पतन। 1,00,000, जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध यानी कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों का खौफनाक आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई इस भयानक हिंसा ने आखिर पूर्ण अहिंसा की विचारधारा को कैसे जन्म दे दिया। बिल्कुल यही वो सवाल है जो मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य की नींव की, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल और सैन्य ताकत पर खड़ी थी। देखिए, एक तरफ था क्रूर नंद साम्राज्य, जिसकी विशाल सेना का खौफ इतना था कि सिकंदर महान की सेना भी डरकर वापस लौट गई थी। और दूसरी तरफ थे युवा चंद्रगुप्त और उनके रणनीतिकार गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त का नेतृत्व न पूरी तरह से चाणक्य के अर्थशास्त्र के कड़े और कूटनीतिक नियमों पर आधारित था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसे तैयार किया कि उन्होंने छोटे राज्यों के साथ समझदारी से गठबंधन बनाए और नंद साम्राज्य जैसी महाशक्ति को जड़ से उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त का उत्थान जितनी तेजी से हुआ था ना, उनका आध्यात्मिक संन्यास लेना उतना ही अचानक था। 321 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य को हराने के बाद उन्होंने अपनी सैन्य ताकत और गठबंधनों के दम पर 305 ईसा पूर्व में ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी धूल चटा दी। उनका पूरा प्रशासन एक बहुत ही सख्त सैन्य ढांचे पर चलता था, लेकिन करीब 24 साल के एक बेहद सफल शासन के बाद 297 ईसा पूर्व में उन्होंने अचानक राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला में सल्लेखना व्रत यानी उपवास के जरिए अपने जीवन का अंत किया। मतलब एक महान योद्धा का ऐसा शांत और वैरागी अंत सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं दूसरे शासक पर, बिंदुसार की कूटनीति और कैसे उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार के राज करने का तरीका सच में काफी अनोखा था। एक तरफ तो उन्होंने अपने पिता और चाणक्य के बनाए उस कड़े प्रशासनिक ढांचे को वैसे ही बनाए रखा और साम्राज्य को दक्षिण में दक्कन तक फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत जिज्ञासु भी थे। उन्होंने ग्रीक शासकों के साथ बेहतरीन कूटनीतिक रिश्ते बनाए। इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने ग्रीस से मीठी वाइन और अंजीर तक मनवाए थे। धर्म के मामले में वो न्यूट्रल रहे। और हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके 101 बच्चे थे, जिनमें से एक ऐसा था जो आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदलने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक की। तो चलिए देखते हैं अशोक का वो रैडिकल वैचारिक बदलाव कि कैसे वो चंड अशोक से एक शांतिवादी सम्राट बन गए। इतिहास में शायद ही किसी एक इंसान के ऐसे दो बिल्कुल विपरीत पहलू देखने को मिलते हैं। शुरुआत में अशोक का शासन बेहद क्रूर था। सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ गृह युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि उनके आदेश पर उनके बड़े भाई सुसीमा को जलते हुए कोयले के गड्ढे में गिरा दिया गया था। उन्होंने बाकायदा गिरिका नाम का एक जल्लाद रखा था और टॉर्चर चेंबर बनवाए थे। इसी वजह से उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाने लगा। लेकिन फिर कलिंग के उस खूनी युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। बौद्ध धर्म, शांति और एक नैतिक समाज का निर्माण ही उनका लक्ष्य बन गया। इस बदलाव को समझने के लिए उनका ये विचार सुनना बहुत जरूरी है। युद्ध में सिर्फ लोग नहीं मरते, परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे अपने पिता को खो देते हैं और माताएं अपने बेटों को। कलिंग युद्ध में जब 1,00,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए तो अशोक को जो गहरा पछतावा हुआ, उसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। लीडरशिप में आया ये अचानक बदलाव कोई छोटी बात नहीं थी। इसी ने आगे चलकर पूरे एशियाई इतिहास की दिशा मोड़ दी। इस नई सोच का असर उनके काम में भी दिखा। अब बात करते हैं धम्म के प्रशासन की, यानी एक वैचारिक नौकरशाही की। मिलिट्री गवर्नेंस से निकलकर वैचारिक नियंत्रण की तरफ साम्राज्य का ये शिफ्ट बहुत ही दिलचस्प था।
अशोक ने प्रशासन का एक बिल्कुल नया और विशाल ढांचा तैयार किया। उन्होंने पत्थरों और स्तंभों पर अपने फरमान लिखवाए, जैसे कि प्रसिद्ध सारनाथ का पिलर। उन्होंने ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका और श्रीलंका जैसे विदेशी राज्यों में मिशनरीज भेजे। इसका असर ये हुआ कि श्रीलंका जैसा पूरा देश ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये अब हथियारों का शासन नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और नैतिकता के जरिए राज किया जा रहा था। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अशोक ने धम्म महामत्ताज नाम के खास अधिकारियों की एक टीम बनाई। और ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी, इसमें 81,000 अधिकारी थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही विशाल, शांतिपूर्ण नौकरशाही थी। इनका काम सिर्फ राजा की नीतियों का प्रचार करना नहीं था, ये एक तरह की मॉरल पुलिस और खुफिया नेटवर्क भी था, जो साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जनता का मूड सीधे सम्राट तक पहुंचाता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। इतिहासकार A.L. बैशम के मुताबिक सच्चाई थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अशोक शायद पूरी तरह से शांतिवादी नहीं थे, क्योंकि उनके कलिंग युद्ध के पछतावे वाले फरमान ज्यादातर राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास ही लगाए गए थे। बॉर्डर इलाकों के फरमानों में इस पछतावे का कोई जिक्र नहीं है। इससे लगता है कि शायद ये अपनी छवि सुधारने का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता था। अशोक ने अपनी विशाल सेना को कभी भंग नहीं किया और जरूरत पड़ने पर वो ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे भी नहीं हटते थे। और तो और स्रोतों में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं जो अशोक के तथाकथित अहिंसक शासन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाती हैं। कहा जाता है कि जब आजीवक संप्रदाय के कुछ लोगों ने बुद्ध के आपत्तिजनक चित्र बनाए तो 18,000 आजीवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही एक जैन अनुयायी द्वारा चित्र बनाने पर अशोक ने उनके कटे हुए सिर के लिए इनाम रख दिया था। ये भयंकर हिंसा तब जाकर रुकी जब किसी ने गलती से उनके ही छोटे भाई टीसा को जैन समझकर मार दिया। मतलब एक अहिंसक सम्राट के राज में भी राज्य का खौफनाक रूप पूरी तरह मौजूद था। और यहीं से नींव पड़ी हमारे आखिरी अध्याय की, आंतरिक पतन और प्रशासन की विफलता। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु होते ही मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। दिक्कत ये थी कि अशोक के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। दशरथ, शालिशुक, देववर्मन और अंत में बृहद्रथ, इनमें से कोई भी चंद्रगुप्त या अशोक वाले उस हाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया। दशरथ के समय में ही कलिंग फिर से आजाद हो गया और धीरे धीरे एक के बाद एक कमजोर शासकों के राज में इस विशाल साम्राज्य के टुकड़े होने लगे। साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था और इसके 3 मुख्य कारण थे: आर्थिक बोझ, सैन्य हताशा और विदेशी आक्रमण। बिना साम्राज्य का लगातार विस्तार किए उन 81,000 अधिकारियों वाली विशाल ब्यूरोक्रेसी का खर्च उठाना खजाने पर बहुत भारी पड़ रहा था। ऊपर से ग्रीक आक्रमणकारियों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। और सबसे खतरनाक बात, अहिंसा की नीतियों और सेना के रखरखाव पर ध्यान ना देने की वजह से खुद सेना के अधिकारियों में बहुत भयंकर निराशा और हताशा फैल चुकी थी। और हम सब जानते हैं, जब कोई साम्राज्य अंदर से इतना कमजोर हो जाए तो तख्ता पलट में देर नहीं लगती। 185 ईसा पूर्व में सेना प्रमुख पुष्यमित्र शुंग ने इसी असंतोष का फायदा उठाया। उन्होंने सम्राट बृहद्रथ के लिए एक बहुत ही भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया और फिर सबके सामने उस सैन्य प्रदर्शन के बीचों बीच पुष्यमित्र ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में सम्राट का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी एक वार के साथ भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या अशोक की एक विशाल अहिंसक नौकरशाही बनाने की वो महान कोशिश ही अनजाने में उनके अपने साम्राज्य की मौत का कारण बन गई? किसी राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या सिर्फ विचारधारा काफी है, या फिर सैन्य शक्ति और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।